नमस्कार, एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अमृत तिवारी। सागर के गरीब मजदूर मान सिंह पटेल जिंदा हैं या मुर्दा, ये पता लगाने का जिम्मा सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश पुलिस की एसआईटी को सौंपा था। 3 महीने की मियाद थी। देरी के बाद एसआईटी ने सागर की स्थानीय अदालत में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी है। रिपोर्ट में मान सिंह को ही गवाह बना दिया गया है, जिनको ढूंढने का जिम्मा एसआईटी को सौंपा गया था। आरोपों के जद में राज्य सरकार में खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री गोविंद सिंह राजपूत भी हैं। देखिए खास रिपोर्ट। पुलिस गुमराह कर रही हम लोगों के लिए। अपहरण की तो बात पुलिस ने की नहीं, अपहरण की नहीं की थी। उनके पिताजी गायब हैं और उसके पीछे आप कहा था और संभवतः उनकी हत्या हो गई है। देखिए, ये सब राजनीतिक षड्यंत्र आप समझते हैं। सीबीआई जांच होनी चाहिए। मध्य प्रदेश के सागर जिले के गरीब मजदूर मान सिंह पटेल कहां हैं? ये सवाल एनडीटीवी ने 2 साल पहले पूछा था। 6 महीने पहले सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इस सवाल का जवाब ढूंढने का जिम्मा मिला एक विशेष जांच दल यानी एसआईटी को। एसआईटी ने सवाल के जवाब ढूंढे और सागर की स्थानीय अदालत में खात्मा रिपोर्ट भी लगा दिया, जिसकी प्रति एनडीटीवी के पास है। एसआईटी ने लगभग 24 गवाहों के बयान लिए, जिसमें 15 गवाहों ने कहा मान सिंह पटेल धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, शायद साधु बन गए। वही बयान जो उनके भाई उत्तम पटेल ने लगभग 2 साल पहले ही एनडीटीवी के सवालों के जवाब में दिया था। एसआईटी को 15 लोगों ने यही बयान दिया। नहीं आए, वे 2-2, 4-4, 6-6 महीना के लिए आने बाहर घूमने निकल जाती थी, तीर्थ करने। तो आप तो छोटे भाई, आपको कभी फिक्र नहीं हुई कि 6 साल से नहीं आए हैं? अब नहीं आया था, हमने बहुत तलाश की। मनो भाई बाबा बैरागियों में आप कहाँ ढूंढे उनके लिए, बहुत ढूंढा हमने, नहीं मिले। एसआईटी ने कई शानदार बातें इस रिपोर्ट में लिखी, जिन्हें वैसे तो ढूंढने का जिम्मा मिला था मान सिंह पटेल को। उस मान सिंह को ही 14वें पन्ने में एसआईटी ने गवाह बना दिया। जो गुमशुदा है, इनको ही पीड़ित साक्षी बना दिया गया है। इंस्पेक्टर लखनलाल उइके शिकायतकर्ता और गवाह दोनों बन गए। विवादित जमीन पर फिलहाल मान सिंह के बेटे और भाई का कब्जा बताया गया, जबकि 2016 में मान सिंह की मूल शिकायत ही यही थी कि उसकी जमीन पर गोविंद सिंह राजपूत का कब्जा है। हालांकि राजपूत ने अपने बयान में कहा उनके नाम की एंट्री गलती से हुई है और उन्होंने खुद अक्टूबर 2016 में नाम हटाने के लिए आवेदन दिया था। एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में स्वीकार किया है कि साल 2000 से 2007 के बीच भूमि रिकॉर्ड में अनियमितताएं रही हैं, पर उसे अपहरण का कोई सबूत नहीं मिला। क्लोजर रिपोर्ट में एसआईटी ने यह भी बताया कि मान सिंह को ढूंढने उसने कितनी मेहनत की, संदेश प्रसारित किया, फोटो चस्पा की, नाते रिश्तेदारों से पूछा, इनाम का ऐलान किया, सोशल मीडिया खंगाला, मोबाइल नंबर चेक किया, फिर भी ये लिखा कि मान सिंह मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करते थे। बेचारी एसआईटी। 8 साल पुराना मामला था, सो सीडीआर भी नहीं मिला। वैसे ये समझना मुश्किल नहीं, जब फोन का इस्तेमाल करते ही नहीं थे तो सीडीआर निकालकर भी पुलिस करती तो क्या। मान सिंह की जानकारी देने के लिए उसने सोशल मीडिया पर पेज बनाए, सूचना बॉक्स लगाया, पैम्फलेट बांटे, लेकिन कोई नतीजा नहीं मिला। एसआईटी प्रमुख कहते हैं ये सब तकनीकी बातें हैं। We have submitted our report in the competent court after abiding all the instructions of the Honorable Supreme Court of India. It's not correct. Basically, it's a technical issue. And whatever we have submitted in the court, it is the Man Singh is not the you can say he is not the witness. मामला समझ लीजिए। सागर जिले में ज्ञानवीर सेवा समिति कैम्ब्रिज स्कूल संचालित करती है। इस समिति के अध्यक्ष गोविंद सिंह राजपूत की पत्नी सविता सिंह राजपूत है। जिस जमीन पर यह स्कूल है उसको लेकर विवाद है। विवाद ये था कि सागर जिले के तिली वार्ड में रहने वाले मान सिंह पटेल और उनके भाई उत्तम सिंह पटेल के पास लगभग 4 एकड़ जमीन थी। जमीन का एक हिस्सा कोर्ट के फैसले के बाद नारायण प्रसाद नाम के शख्स को मिला। नारायण प्रसाद ने जमीन कैलाश यादव को बेची। कैलाश यादव ने इसका सौदा गोविंद सिंह राजपूत के साथ कर दिया। 16 मई 2016 को मान सिंह ने अदालत में याचिका लगाकर ये जानकारी दी। आरोप लगाया कि गोविंद सिंह राजपूत ने राजस्व अभिलेख में अपना नाम दर्ज करा लिया है। ये भी कहा कि कूट रचित दस्तावेजों के आधार पर उनकी जमीन से उनका नाम काट दिया गया और उस पर राजपूत अनाधिकृत निर्माण करवा रहे हैं। मान सिंह ने कहा इसकी जानकारी उन्होंने 13 मई को पुलिस कलेक्टर सबको लिखित में दी। अपनी याचिका में उन्होंने ये भी कहा था कि हल्का पटवारी की संलिप्तता से ये सब हुआ है। वो गरीब मजदूर हैं, ऐसे में उन्हें जान माल का खतरा है। ये याचिका दायर करने के 2 महीने बाद 26 अगस्त 2016 को ही मान सिंह लापता हो गए और आज तक उनका पता नहीं लगा है। इस मामले में एक लिखित शिकायत सागर जिले के सिविल लाइन थाने में भी दर्ज हुई थी। उन्हें ही ढूंढने सुप्रीम कोर्ट ने राज्य के पुलिस महानिदेशक को आदेश दिया था। कहा था राज्य के बाहर आईपीएस अधिकारियों की टीम होगी, गुमशुदगी की रिपोर्ट को बताया और एफआईआर दर्ज किया जाएगा।
विवादित जमीन से संबंधित राजस्व रिकॉर्ड की भी गहन जांच होगी ताकि ये पता चल सके कि मानसिंह पटेल की गुमशुदगी के पीछे क्या कारण थे। एसआईटी ने ये क्लोजर रिपोर्ट सागर की अदालत में दाखिल की। इसकी प्रति लेने पर भी उसे एतराज़ था। बहरहाल फिलहाल ये रिपोर्ट हमारे हाथ में है। इस रिपोर्ट पर हमारे तो कुछ सवाल हैं ही, लेकिन एसआईटी की तफ्तीश को सुप्रीम कोर्ट के सवालों से भी गुजरना होगा। ठोस तरीके से बताना होगा मानसिंह पटेल हैं कहाँ। भोपाल से अपने कैमरा सहयोगी रिजवान खान और अभिषेक के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी। साइबर ठगी के मामले तो रोजाना सामने आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में जानवरों के नकली अंगों की ठगी करने वाले गिरोह का भी मामला सामने आया। जंगली जानवरों का शिकार कर उनके अंगों की तस्करी करने वाले पारधी समुदाय के लोग जानवरों के अंगों के ठगी बाजार में उतर चुके हैं। देखिए खास रिपोर्ट। ये बाघ के नाखून हैं, ये बाघ की मूंछ के बाल हैं, इन तावीजों में बाघ के दांत हैं। लेकिन जनाब भूले से खरीद मत लीजिएगा क्योंकि ये सब नकली हैं। मध्य प्रदेश टाइगर स्ट्राइक फोर्स और एटीएस ने डिंडोरी में ऐसे ठगों को पकड़ा है जिन्होंने बाघ के नकली अंगों को बेचने का कारोबार दुनिया भर में फैला रखा था। बाघ के मूंछों के बाल की जगह जंगली सुअर के बाल, नाखूनों की जगह प्लास्टिक मोम के नाखूनों का यह कारोबार ऑनलाइन चल रहा था क्योंकि खरीदार 7 समंदर पार बैठे होते थे। इनमें से कई लोग जो है गूगल में भी और ऑनलाइन भी इसको डाल के रखते हैं कि इनके पास जो है हत्था जोड़ी है या शेर के बाल है या शेर की मूंछ है या फिर जो है उसके नाखून या दांत हैं, जो कि ज़्यादातर एफ्रोडेसिक के लिए जो है प्रयोग किए जाते हैं। तो उसको जो है ये प्रचारित करते हैं और उसमें कांटेक्ट नंबर देते हैं और उस कांटेक्ट नंबर से जो है लोग जब अप्रोच करते हैं तो ये जो है उनको शाम टाइम या रात टाइम पे जो है बुलाते हैं और बुलाने के बाद जो है ठगी करके कई बार मारने की भी घटनाएं पहले अलग अलग क्षेत्रों में हुई हैं। वन विभाग का कहना है उनकी सख्ती की वजह से शिकारी ठगी के कारोबार में उतर गए हैं। जो तकनीकी तहकीकात, फाइनेंशियल ट्रेल, वो सबसे ऐसे तथ्य निकल के आ रहे हैं कि इंटरस्टेट मामला है। मध्य प्रदेश एसटीएफ की जो 5 विशेष टीमें हैं हमारे स्पेशल डीजी एसटीएफ सर के निर्देश में उस पर काम कर रही हैं और लगातार सफलता इसमें मिल रही है। आने वाले समय में पूरा इंटरस्टेट का जो भी इनका ये कॉकस है वो सब सामने आएगा। हालांकि वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट चाहते हैं पूरे मामले की जांच सीबीआई करे। फॉरेस्ट ने यदि ये पकड़ा है कि उनके द्वारा बाघों का बाल या बाघों के अंग के बारे में अन्य जानवरों का अंग बेचा जा रहा है, तो ये धोखाधड़ी निश्चित तौर पर लैब में भी जांच होनी चाहिए और ये देखा जाना चाहिए कि क्या इन्होंने वन विभाग को बचने के लिए, भ्रमित करने के लिए, क्या इन्होंने नकली सामान रख के अपने आप को बचाना चाहा है। क्योंकि ये कुख्यात शिकारी जो हैं महाराष्ट्र में पकड़ाए थे और वहाँ पर इनके पास असली वन्य प्राणियों के अंग मिले हैं और मध्य प्रदेश में नहीं मिले। ये पूरा मामला जो है वो सीबीआई जांच के लिए फिट है। स्टेट टाइगर फोर्स ने बीते दिनों जबलपुर में एसटीएफ के सहयोग से एक छापे की कार्रवाई को अंजाम दिया जिसमें कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। खास तौर पे जानवरों के अंगों, बालों, नाखूनों को लेकर पारधियों का एक गिरोह देश भर में ठगी का कारोबार संचालित करता था। इसने बड़े पैमाने पर देश भर में लोगों को ठगा और नकली दांत, नकली सामान, नकली बाल, खासतौर पर सुअर, जंगली सुअर के बालों के नाम पर लोगों को करोड़ों रुपए और लाखों रुपए की वसूली की। इस पूरे मामले में भी जांच जारी है, लेकिन आने वाले दिनों में कई और खुलासे होंगे। अपने कैमरा सहयोगी राजू बाथम और डिंडोरी से विजय तिवारी के साथ अजय शर्मा, एनडीटीवी भोपाल। राजधानी भोपाल को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए खूब सजाया गया, लेकिन अब यही साजो सामान की चीजें चोरों की नजर में आ गई। हालात ये है कि सजावट के लिए लगाए गए फव्वारों पर लोहे की जाली लगानी पड़ी क्योंकि चोर इन फव्वारों के नोजल चुरा ले गए। हालात ये हो गए हैं कि चोर जाली काट कर भी फाउंटेन चोरी कर रहे हैं। भोपाल के 18 प्रमुख चौराहों पर करीब 1.5 करोड़ की लागत से लगाए गए फाउंटेन, एक फाउंटेन पर करीब 8 से 10 लाख रुपए खर्च आए। इससे पहले समिट के 2 दिन बाद ही करीब 6 लाख की लाइटें चोरी हो गई थी। देखिए खास रिपोर्ट। इन्वेस्टर्स मीट के दौरान राजधानी भोपाल को सजाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च हुए। इस करोड़ों रुपए खर्च करने के पीछे का मकसद मेहमानों के सामने शहर को बेहतर तरीके से प्रोजेक्ट करना और शहर की ब्रांडिंग करना था। इसके तहत बड़े शार्पी लाइट्स और हाइलाइट्स लगाए गए,
फाउंटेन बनाए गए, पेंटिंग्स बनाई गई, तमाम वो इंतजाम किए गए और आकर्षक गमले सजाए गए, वो इंतजाम किए गए जिसके माध्यम से शहर की ब्रांडिंग की जा सके। ये फाउंटेन आप दिख रहे हैं, चल तो रहा है, लाइट लगाए गए, लेकिन इनके नोजल निकाल कर चोर ले गए हैं। जी हाँ, इनको बाकायदा जालियों में पैक किया गया है, लेकिन उसके पहले ही आप देख सकते हैं ये नोजल लगा हुआ है और इसमें से नोजल निकाल कर जो चोर हैं वो ले गए हैं। और ऐसे कई फाउंटेन हैं, जैसे कि काफ़ी हाइट तक चलना था, इसमें से नोजल निकाल लिया गया। इसके अलावा आप देख सकते हैं इसमें से नोजल निकाल लिया गया। ये हजारों रुपए के नोजल्स हैं, ये लगाए गए थे। अब ये बिना नोजल के ये फाउंटेन चल रहे हैं। यही नहीं, कई फाउंटेनों के साथ छेड़छाड़ की गई है। अब उसके बाद जाली लगाने का काम जो है, इन फाउंटेन्स को पूरी तरीके से जाली में कैद कर दिया गया है और अब जाली लगाकर ये देख सकते हैं तस्वीरों में, ये जाली को भी चोर जो है वो जाली को भी काट कर ये नोजल ले गए। ये जाली कटी हुई है, ऊपर इसको तार से लगाया गया है। मतलब साफ है कि जो असामाजिक तत्व और जो चोर हैं वो शहर की सुंदरता के साथ खिलवाड़ करने से नहीं चूक रहे हैं। सरकार और प्रशासन, नगर निगम प्रशासन लाख कोशिश करे, लेकिन उसके बावजूद भी शहर की छवि को बेहतर तरीके से प्रस्तुत नहीं कर पा रहा है, क्योंकि असामाजिक तत्व हावी हैं और पुलिस अब इन पर कार्रवाई की बात करती नजर आ रही है। रमजान खान के साथ अजय शर्मा, एनडीटीवी भोपाल। कवर्धा में ग्राम पंचायत परसवाड़ा में सचिव की बड़ी लापरवाही सामने आई है। 6 महिला पंचों की जगह उनके पतियों को शपथ दिला दिया गया। नवनिर्वाचित सरपंच और पंच के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में लापरवाही सामने आई। चुनाव में निर्वाचित होने के बाद भी 6 महिला पंच पद की शपथ नहीं ले सकी। पंडरिया ब्लॉक के परसवाड़ा पंचायत का यह मामला है। उधर वीडियो के वायरल होने के बाद मामले को जिला पंचायत सीईओ ने संज्ञान में लेते हुए जनपद सीईओ को जांच के आदेश दिए। जांच के बाद दोषी पाए जाने पर नियम के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। माध्यम से ये मुझे अभी सूचना प्राप्त हो रही है। कल हमारे पूरे ज़िले में प्रथम सम्मेलन था ग्राम पंचायतों का, तो उससे संबंधित इस तरह का एक सोशल मीडिया में वीडियो भी चलने की भी बात आई है। इस बारे में जनपद सीईओ को बोला गया है कि वो जांच करके अपना प्रतिवेदन देंगे। देखिए, अभी तो ये पुष्ट नहीं हुआ है, जो वीडियो चल रहा है वो अभी हम सबसे पहले इसमें जांच करा लेते हैं, उसके बाद ही कोई बात कर पाएंगे आगे। जबलपुर में धान खरीदी में घोटाले का मामला सामने आया, जिसके बाद कलेक्टर के आदेश पर 22 कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। देखिए रिपोर्ट। जबलपुर में धान खरीदी में 5 करोड़ की हेराफेरी मामले में जिला प्रशासन ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। कलेक्टर दीपक सक्सेना के निर्देश पर जिले के पनागर, मझौली, कटंगी खरीदी केंद्रों में समिति प्रबंधक, केंद्र प्रभारी, कंप्यूटर ऑपरेटर और ग्राउंड सर्वेयर पर अमानत में खयानत और धोखाधड़ी की धाराओं में मामला दर्ज किया गया। जिले के एडिशनल एसपी सूर्यकांत शर्मा ने बताया कि खाद्य आपूर्ति विभाग से मिली शिकायत के आधार पर 22 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू की गई। कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी खाद्य विभाग के द्वारा थाना कटंगी, पनागर और मझोली में धान की हेराफेरी के संबंध में उसके वेयर हाउस के संचालकों, उनके सर्वेयर, उनके कंप्यूटर ऑपरेटरों पर कुल 5 एफआईआर की गई है। उसमें अभी तक 7 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और जो शेष आरोपी हैं उनकी तलाश लगातार की जा रही है। और इसमें लगभग 5 करोड़ से ज़्यादा का उनने घोटाला किया था। 2685 मीट्रिक टन लगभग धान का इसमें हेराफेरी की गई है और इसमें आगे भी जांच की जा रही है। जो भी व्यक्ति इसमें और इन्वॉल्व होंगे उनको भी इसमें मुलजिम बनाया जाए। सर, किस तरीके से हेराफेरी कर रहे थे ये जो मौके पे जब वहाँ पर फिजिकली इसको वेरीफाई किया गया तो जो स्टॉक में चढ़ा धान की मात्रा थी वो फिजिकली कम पाई गई और इस तरह उनने हेराफेरी की। दरअसल जिला कलेक्टर और खाद्य विभाग को शिकायत मिली थी कि इन सभी खरीदी केंद्रों पर कागज में धान खरीदी दिखाकर सरकार से करोड़ों का भुगतान ले लिया गया। मामले में जांच के लिए 5 सदस्यीय जांच समिति बनाई गई। इस समिति में जब इन सभी खरीदी केंद्रों पर धान के स्टॉक का मिलान किया गया तो गड़बड़ी का खुलासा हुआ और पता चला कि सभी खरीदी केंद्रों में लगभग 22,000 क्विंटल से अधिक की धान का कोई अता पता नहीं। धान खरीदी खत्म होने के बाद हमने फिजिकल वेरिफिकेशन कराया, जहाँ जहाँ शिकायतें आ रही थी उसको खास तौर से ध्यान केंद्रित किया। तो हमारे जांच दलों ने पाया कि 5 उपार्जन केंद्रों पर
धान की शॉर्टेज है जो कुल मिला के 2268 मीट्रिक टन की है, जिसका पैसे में मूल्य 5 करोड़ 21 लाख होता है। कुल मिला के 5 सोसाइटियों का इशू है, तो फिर हमने सभी के खिलाफ जो है 22 व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व पाए गए, उनके खिलाफ FIR कराई गई। मैं हमेशा, देखिए लास्ट टाइम भी आपको याद होगा, मैंने हमेशा इस बात को लेकर किसानों को कहा कि आप सतर्क रहिए और आप सबक लीजिए। जिस तारीख को आप माल बेच रहे हैं उसी तारीख को आप पावती लीजिए और आप उस पर निगरानी रखिए। इस बात की निगरानी रखिए कि जो बोरे में माल रखा गया है उसमें आपका टैग लगा है कि नहीं लगा है। इसके बाद भी कुछ किसान जो है वो लोगों पे भरोसा करते हैं, सोसाइटी के लोगों पे भरोसा करते हैं, अपनी ट्राली उलट करके चले जाते हैं कि आप भर लेना, OTP पूछ लेना हमसे, तो लोग फिर अपने हिसाब से उस माल का उपयोग करते हैं। जिला कलेक्टर के सख्त रवैये को देखते हुए पुलिस ने भी कार्रवाई शुरू कर दी है और अब तक 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिया है। धान घोटाला मामले में एक साथ 22 कर्मचारियों पर हुई FIR को प्रशासन की ओर से अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई बताया जा रहा है। NDTV के लिए जबलपुर से संजीव चौधरी की रिपोर्ट। रतलाम में एक निजी अस्पताल में इंसानियत को शर्मसार करने का मामला सामने आया, जहां मरीज को कोमा में बताकर उसके परिजनों से महंगी दवाइयां मंगाई जा रही थी। इस बात का खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि खुद मरीज ने ही किया। फिलहाल DM के आदेश पर मामले की जांच की जा रही है। देखिए खास रिपोर्ट। प्राइवेट अस्पतालों में इलाज के नाम पर लूट कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस तस्वीर को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि ये मरीज अस्पताल के बाहर गुस्से में क्यों हैं। गुस्से की वजह सुनेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। कैथेड्रल और श्वास नली लगाकर अस्पताल के बाहर सड़क पर बैठे ये वो मरीज हैं जिसको कोमा में बताकर अस्पताल प्रशासन इसके परिजनों से महंगी दवाइयां मंगवा रहा था। अस्पताल के इस खेल को लोगों के सामने लाने के लिए खुद कैथेड्रल और श्वास नली लगाए हुए अस्पताल के बेड से यह व्यक्ति सड़क पर आया और जो बात उसने बताई उसे सुनकर निजी अस्पतालों में चल रहे खेल का अंदाजा आप खुद ही लगा सकेंगे। 7 जने ऊपर थे, अंदर ही रह तू। घर वालों को आके बोला कि बेटा इनको बोले कि ला पैसे वगैरह दे, ये कर मेरा घर वाले रखने वगैरह मेरा इलाज के लिए लेके आए थे, कोई इनके पैसे के लिए भी नहीं कर रहा हूँ और इनका कोई पैसा भी बकाया नहीं रखा। और अंदर गब्बर में जो सीन हो रहा था, नहीं मरे हुए आदमी को जिंदा बता के यहाँ पे सेम हो रहा है। ये रकम और ये पैसे क्या इसके पैसे नहीं दे पाता मैं, इसके पैसे नहीं दे पाता मैं अपने इलाज के लिए। ये बताओ आप लोग आगे पैसे जमा करवा रहे हैं। पीड़ित मरीज के परिजनों ने बताया कि होश में आने के बाद जब मरीज ने उनसे मिलने की गुहार लगाई तो डॉक्टरों ने उनकी एक ना सुनी और दवाई पर दवाई मंगवाते रहे, जबकि मरीज पूरी तरह होश में था। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर कोमा के नाम पर कमाई का आरोप लगाया। हमको पैसे का बोला शुरू में इन्होंने कि होश में नहीं है, कोमा में जाए चुके। मैं 1 लाख रुपए लेके आई और सिटी स्क्रीन कराई तो उसकी फोटोकॉपी लेके मैं डायरेक्ट अंदर घुस गई तो वहाँ देखा इनको तो पलंग पे सारा जो उन्होंने बांध रखा, तो मैं समझी मेरे हस्बैंड को होश आ गया, दिखे इसलिए करते होंगे। जब इन्होंने बोला कि मुझे आधे घंटे पहले होश आ गया, तेरे से कब से मिलने का कह रहा हूँ मैं, ये लोग मुझे नहीं मिला रहे। उधर हंगामा बढ़ता देख औद्योगिक थाना पुलिस के जवान मौके पर पहुंचे और मरीज के परिजनों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया, लेकिन मामले के संज्ञान में आते ही जिला कलेक्टर राजेश बाथम ने भी जांच के आदेश दे दिए, जिसके बाद 3 सदस्यीय टीम मौके पर पहुंची और मरीजों के बयान सहित सभी पक्षों का बयान दर्ज करवा लिया गया है। वहीं अस्पताल प्रशासन ने अपनी गलती मानने से इनकार कर दिया और सीसीटीवी फुटेज जारी कर मरीज पर होश में आते ही स्टाफ से मारपीट और गाली गलौज करने, अस्पताल को बदनाम करने का आरोप लगाया। साथ ही अस्पताल प्रबंधन ने कहा है कि मरीज आदतन अपराधी है जिसका रिकॉर्ड दीनदयाल थाने से निकाला जा सकता है। मरीज कंटिन्यूस बेहोश रहा पूरी प्रोसीजर के दौरान और जब पुलिस वाले उसका MLC, क्योंकि MLC केस था तो हमने MLC भेजी, पुलिस वाले जब बयान लेने आए तब भी वो बेहोश था, उसने बयान
आंखें ही नहीं खोली। हमने कई बार उसको पिंचिंग वगैरह भी करा, लेकिन कोई आंखें वगैरह खोल के कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था। ऑल ऑफ सडन कॉन्शियस हुआ और हंगामा मचाने लगा, अपने सारे इंट्रा खेत वगैरह खोल के फेंकने लगा। तो स्टाफ ने उसको पकड़ के बिठाया कि बोले तू अभी मत खींचे, थोड़ी देर रुक। इतनी देर में मरीज उठ के भागा और एक कैंची लेकर स्टाफ पर हमला बोलते हुए, गाली गलौज करते हुए पूरा बाहर निकल आया। पूरे मामले में जो है सभी पहलुओं पर गौर किया जाएगा और निष्पक्ष जांच कर रिपोर्ट जिला दंडाधिकारी को मतलब कलेक्टर को सौंपी जाएगी। रतलाम से साजिद खान, एनडीटीवी। मध्य प्रदेश में फर्जी नर्सिंग कॉलेजों की कहानी तो आपने खूब सुनी होगी, लेकिन आज एक ऐसी कहानी के बारे में आपको बताएंगे जिसे सुनने के बाद आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि कैसे एक इमारत में 4 अस्पताल और 2 कॉलेजों का संचालन हो रहा था। इस रिपोर्ट को देखिए और इस पूरे मामले को समझिए। ग्वालियर में फर्जी कॉलेजों को मान्यता देने के मामले में 2 वाइस चांसलरों सहित 18 प्रोफेसरों के खिलाफ केस दर्ज होने का मामला अभी थमा भी नहीं है कि अब एक और नया मामला सामने आ गया है। ग्वालियर से 35 किलोमीटर दूर मुरार के रतवाई गांव के खेतों में एक ही बिल्डिंग में न सिर्फ 4 अस्पताल संचालित हो रहे हैं, बल्कि 2 नर्सिंग कॉलेज भी धड़ल्ले से चल रहे हैं। खास बात यह है कि जिस इमारत में 425 बेड के 4 अस्पतालों का संचालन हो रहा है, उस बिल्डिंग की लंबाई महज 100 फीट है और चौड़ाई 50 फीट होगी। इसी इमारत में 4 अस्पताल और 2 नर्सिंग होम संचालित हो रहे हैं। कागजों पर इस बिल्डिंग में श्याम हॉस्पिटल, टाइम हॉस्पिटल, भरत हॉस्पिटल, हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, एमडी हॉस्पिटल और विंग्स कॉलेज संचालित किए जा रहे हैं। इन कॉलेजों में ना छात्र हैं, ना शिक्षक और ना ही प्राचार्य। हैरत की बात यह है कि इस अस्पताल को रिटायर्ड एमबीबीएस डॉक्टर संचालित कर रही हैं। वैसे तो ये अस्पताल 425 बेड वाला है, लेकिन हकीकत में इन चारों अस्पतालों में एक भी मरीज भर्ती नहीं है। जो उपकरण लगे हुए हैं वो धूल फांक रहे हैं। वहीं पूरे कैंपस को अपना बताने वाली महिला डॉक्टर शोभा दुबे कहती हैं कि हॉस्पिटल नियमों के हिसाब से संचालित किया जा रहा है। अरे तो केवल अस्पताल है, हमें और किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। हमारी नॉलेज में कुछ नहीं चल रहा है। यहाँ केवल अस्पताल है और यहाँ पर ये हम लोगों के अपने अस्पताल है ये, जिसमें मैं गायनी में हूँ, मैं अपना यहाँ पर सर्जरी करती हूँ, डीएनसी वगैरह करती हूँ। लेकिन ये है कि थोड़ा ग्रामीण एरिया है तो लोगों को थोड़ा जागरूक करने के लिए हम लोगों को थोड़ा कैंप वगैरह लगाने पड़ते हैं इधर, तभी पेशेंट आते हैं। इस फर्जीवाड़े का खुलासा होने पर स्वास्थ्य विभाग की टीम भी उस बिल्डिंग पर पहुंची। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से जब बातचीत हुई तो उन्होंने माना कि एक ही बिल्डिंग में यहाँ 4 अस्पताल चल रहे हैं। डॉक्टर अशोक खरे में और हमारे संग हमारे 2 लिपिक जो कि नर्सिंग होम प्रभारी हो गए थे और जांच की गई थी, जिसमें एक बिल्डिंग में 4 अस्पताल संचालित हुए पाए गए। इसका प्रतिवेदन बना के और अभी जांच की जा रही है और जो भी निर्णय लिया जाएगा सीएमएल साहब को रिपोर्ट सबमिट की जाएगी। उधर मामले के खुलासे के बाद जीवाजी विश्वविद्यालय ने विंग्स कॉलेज के संचालकों को नोटिस जारी कर 48 घंटे में जवाब मांगा है। देखिए, समाचार पत्रों के माध्यम से हमें यह जानकारी प्राप्त हुई और पिछले वर्ष इसे विश्वविद्यालय द्वारा सशर्त संबद्धता दी गई है। मैंने दस्तावेज देखे हैं। पेपर की शिकायत का संज्ञान में लेते हुए कल ही कॉलेज को नोटिस जारी किया गया है और 48 घंटे का समय दिया है। कल तक इससे अपनी वस्तुतः स्थिति अवगत कराने के लिए मैं दस्तावेज यहाँ पर उपस्थित होने के लिए कहा गया और यदि ऐसा नहीं होता तो उसके विरुद्ध संबद्धता संपत्ति की भी कार्रवाई की जाएगी। पता चला है कि पहले इस बिल्डिंग से इंजीनियरिंग कॉलेज चलता था, लेकिन साल 2019 से अचानक यहाँ 4 अस्पतालों का संचालन होने लगा। सबसे खास बात यह है कि इनमें से 3 अस्पतालों का रजिस्ट्रेशन एक ही दिन में हुआ था। दरअसल इसका संचालन स्टार शिक्षा प्रसार समिति द्वारा किया जा रहा है, जो नर्सिंग और जीएनएम जैसे अनेक कोर्स
संचालित कर रहे हैं, जिनके लिए खुद का अस्पताल होना जरूरी है। इसलिए ये फर्जी अस्पताल खोले गए जिनका सिर्फ बोर्ड ही मौजूद है। मल्टीप्लेक्स तो आपने सुने होंगे, जिसमें एक ही प्रेमाइसिस में कई सारे सिनेमा घर होते हैं जिसमें अलग अलग पिक्चरें चलती हैं। लेकिन ग्वालियर का ये मामला बहुत ही चौंकाने वाला है। इसमें एक ही बिल्डिंग के अंदर चार नर्सिंग होम संचालित होते हैं और कॉलेज भी संचालित होता है। ये कागजों पर है। दरअसल ये एक पूरा का पूरा फर्जीवाड़ा है जिसमें स्वास्थ्य विभाग और जीवाजी यूनिवर्सिटी दोनों मिली हुई हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।